साबिक वज़ीर आला PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने खिता चिनाब के दौरे के दौरान रामबन, बथवट और दीगर जगहों में अवामी जलसे व पार्टी कारकुन की मीटिंग में मौजूदा हुकूमत को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि सरकार महंगाई व बेरोजगारी की रोकथाम करने में पूरी तरह नाकाम रही। उन्होंने कहा कि वादी चिनाब से हजारों मेगावाट बिजली तैयार होकर पूरे मुल्क को सप्लाई होती है, लेकिन मकामी लोग इससे कोई फायदा नहीं पहुंचता जा रहा है। उन्होंने कहा कि दौरान वज़ीर आला NHPC 2 पन बिजली प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर सरकार को वापस दिलाने की मैंने पूरी कोशिश की थी ताकि मकामी नौजवानों के रोजगार व इलाके की तरक्की मुमकिन हो सके, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हुए। साबिक वज़ीर आला ने BJP सरकार को मौजूदा हालत के लिए जिम्मेदार ठहराया और कहा कि भाजपा क़यादत ये कहती थी कि 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर को नक्शा बदल जाएगा, खून खराबा बंद होगा, बेरोजगारी दूर होगी और मसले कश्मीर भी हल होगा, लेकिन 2 बरसों में आवाम को जिन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उन्होंने कहा कि सब कुछ इसकी उलट हो गया। हमारी शिनाख्त खत्म हो गई, नौकरियां चल गई, जमीन से बेदखल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के नाम पर आवाम को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। PDP सदर ने कहा कि अगर जंगलात एक्ट आवाम की हक में है तो फिर गुजर बकरवाल कुंबे के मकानों में क्यों तोड़े जा रहे हैं, उन्होंने जमीन में क्योंकि छीनी जा रही है। हालांकि दिनों कश्मीर में हुई लोगों की हलाकत व पुंछ में हुए एनकाउंटर को लेकर मौजूदा हुकूमत पर सवालात उठता है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हालात क्यों बेहतर नहीं हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार मुतल्लिका हुकाम को जवाबदेह बनाने के लिए बजाय आम कश्मीरियों को हरासा कर रही है। देखिए माजिद सलाम के साथ हमारे नुमाइंदे की एक खास रिपोर्ट। मुसीबत, तकलीफ और उसके ऊपर यह है कि अगर आप बात करेंगे, सड़क पे निकलेंगे तो आपको थाने में बंद कर दिया जाता है। तो हमें इन हालात को बदलना है। मैं बार बार कहती हूँ, जो चीज चोरी से ली जाए, डाकाजनी करके ली जाए, उसको चोर को सजा देके वापस लेनी होती है वो। इसी तरह हमारा 370, हमारी पगड़ी, हमारी चादर, हमारी टोपी हमारे सरों से उछाली गई। हम अपने कानून बनाते थे, सब कुछ हमसे छिना गया। ये कह के कि ये मुसलमानों की कोई चीज है, हिंदू लोगों को बताया आप ढोल बजाओ, आप मिठाइयां बांटो, क्योंकि अब आपकी तरक्की होने वाली है। और तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा नुकसान अगर कहीं होता है, शुरुआत तो जम्मू से होती है। वहां लोग भूखे मर रहे हैं, वहां के दुकानदार की हालत देखिए, वहां के टिप्पर वाले की हालत देखिए, वहां के ट्रांसपोर्ट वाले की हालत देखिए, और बेरोजगारी तो अरूज पे है। तो इसलिए हम सब लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इकट्ठा नहीं होंगे, जिस तरह इन्होंने यूपी में लखीमपुर में BJP वालों ने किसानों के ऊपर गाड़ियां चला के उनको मार दिया, अगर हम लोग इकट्ठे नहीं हो जाएंगे, ये पूरे मुल्क के ऊपर गाड़ी चला देंगे, क्योंकि इनके पास मुल्क चलाने के लिए कोई नक्शा नहीं है। गांधी जी का एक विजन था, जवाहरलाल नेहरू का एक विजन था कि मुझे इस मुल्क के साथ क्या करना है। इंदिरा जी हो, VP सिंह हो, इवन वाजपेयी जी, उनको मालूम था मैंने इस मुल्क को कैसे चलाना है, मैंने क्या करना है। इनको कुछ भी मालूम नहीं है, सिर्फ इनका ये होता है कि हम इलेक्शन किस तरह जीते। अगर कश्मीर में 5-6 हलाकतें हो गई, उसके ऊपर शाम को टेलीविजन पे ढोल बजाएंगे, इसी के ऊपर इलेक्शन पे वोट मांगेंगे। इनके पास कोई पॉलिसी नहीं, कोई प्रोग्राम नहीं। ये कहते थे 2 करोड़ रोजगार देंगे हम साल में। मुझे बताइए, करोड़ों रोजगार तो छीन लिए इन्होंने लोगों से। किसका मुल्क? जवाहरलाल नेहरू का मुल्क। किसका मुल्क? अम्बेडकर का मुल्क। किसका मुल्क? मौलाना अबुल कलाम आजाद का मुल्क। किसका मुल्क? भगत सिंह का मुल्क। ये और बात है, आज इसको ये गोडसे का मुल्क बनाना चाहती है BJP, जो हम बनने नहीं देंगे, जो हम होने नहीं देंगे। जब हमने इस मुल्क के साथ हाथ मिलाया, उस वक्त कई साल पहले महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर के लोगों की जमीनों के, यहाँ की तशख़्ख़ुस की, हमारी शिनाख्त की, हमारी नौकरियों के बचाव के लिए एक कानून लाया था, जिससे बाहर का आदमी यहाँ जमीन नहीं खरीद सकता।
باہر کے آدمی کو یہاں نوکری نہیں مل سکتی. اور جس وقت ہم نے الحاق کیا ہم نے کہا ہمیں یہ تمام چیزیں چاہیے جو ہمارے پاس ہے تب ہم آپ سے الحاق کریں گے. نہیں تو ہم جانے کو تو پاکستان کے ساتھ نہیں جا سکتے تھے. پاکستان تو مسلمان ملک تھا, اسلام کی بنیاد پہ بنا تھا, ہم تو مسلم میجورٹی اسٹیٹ تھے. مگر نہیں, ہم نے سوچا ہم ہندوستان جو جمہوری ملک ہے, جو سیکولر ملک ہے, ہم اس کے ساتھ جائیں گے. بے شک ہم اکلوتی مسلم میجورٹی اسٹیٹ رہیں گے, مگر یہاں ہم لاڈلے بن کے رہیں گے کیونکہ ہم اکلوتے ہوں گے. ہمارے حقوق دوسروں سے زیادہ ہوں گے. ہمارا اپنا آئین ہوگا, ہمارا اپنا جھنڈا ہوگا, ہمارے اپنے قانون ہوں گے. مگر سمجھ نہیں آتا مجھے, ایک جھٹکے میں ناجائز طریقے سے, غیر آئینی طریقے سے انہوں نے سب کچھ ختم کر دیا. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ کوئی ترقی ہوئی؟ کچھ نہیں ہوا. روزگار بڑھا؟ کیا ہمارے نوجوانوں کو روزگار ملا؟ کیا باہر سے آ کے لوگوں نے کارخانے لگائے؟ کیا نوکریاں مل رہی ہیں؟ نہیں, بلکہ ہماری جو نوکریاں ہیں اس کا حصہ باہر کے لوگوں کو ملتا ہے. آج بھی آپ لوگ نہیں جاگیں گے تو یاد رکھیے ایک وقت آئے گا کہ آپ کے پاس پاؤں دھرنے کے لیے زمین کا 1 انچ بھی نہیں بچے گا. یہ سمجھ لیجئے. جس طرح آپ کی نوکریاں جا رہی ہیں, جس طرح آپ کی ریت اور باجرے کے لیے بھی پنجاب سے ہریانہ سے ٹھیکیدار آ رہے ہیں, جس طرح جموں کے لوگ اس وقت دکاندار ہو رہے ہیں, ریلائنس کی دکانیں کھل رہی ہیں, جو ان کا شراب کا جو کام کرتے تھے لوگ, ان کا سارا ٹھیکہ یو پی کے کسی بڑے ٹھیکیدار نے لے لیا. جموں میں جو بار میں لڑکے کام کرتے تھے 2-2.5 ہزار بار بند کر دیے گئے تاکہ شراب کا کام چلے. دکاندار